का जो हम करने वाले हैं वो है एनोवा। एनोवा की फुल फॉर्म होती है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। और वेरिएंस मैंने तुमको बताया था, हम पढ़ के आए थे कि स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले का जो वर्ड था कि हाँ वो एक ही चीज़ में मीन से कोई चीज़ कितना दूर थी, ठीक है, तो उसको हम वेरिएंस बोल रहे थे उसके अंदर। और उसको आगे उसका वेरिएंस के बाद में हम उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले थे, उसको उससे डिवाइड कर दो एन नंबर ऑफ सी। तो अब वो वेरिएंस का क्या मतलब हुआ, एक बेसिक सी भाषा में अगर मैं बोलूँ, वेरिएंस मतलब वो कितना वेरी कर रहा है। वेरी मतलब वो डेटा कैसा फैला हुआ था, ठीक है। तो वही जैसे मैंने बताया था कि जैसे कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से कोई मेरे से 10 किलोमीटर में कोई रह सकता है, 20 में रह सकता है, 50 में रह सकता है, 100 में रह सकता है। तो एक साइड अगर मैं उसको स्पेक्ट्रम बना लूँ कि एक साइड जहाँ मैं बैठी हूँ राजस्थान में, तो एक साइड पंजाब में मेरे स्टूडेंट्स कितने हैं और दूसरी साइड महाराष्ट्र तक मेरे कितने हैं, तो वेरी कितना कर रहे हैं, डिस्टेंस वेरी कितना कर रहा है। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि भाई विद इन द सैंपल, मतलब अगर 30 लोग हैं तो 30 लोगों का जो डेटा है वो आपस में कैसे वेरी कर रहा है, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं। हम अभी तक क्या देखते आए थे, अभी तक हम ये देखते आए थे कि दो अलग अलग सैंपल जो 30-30 के हैं, अभी तक हम क्या देख के आए थे कि जैसे कि हमने तीन चीज़ें करी थी। हमने तीन चीज़ें करी थी, टी टेस्ट हो गया, हाँ ठीक है, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, टी टेस्ट और हमने की स्क्वायर करा, ठीक है। की स्क्वायर का तो सीधी सी बात थी कि ये दोनों थे हम कह रहे थे क्वांटिटी कर दो, इनकी भी होती है वैसे क्वालिटी वाला, पर ये स्मॉल सैंपल के लिए कर रहे थे टी वाला, ये लार्ज सैंपल के लिए कर रहे थे, लेकिन क्वालिटी थी और ये क्वांटिटी थी, और ये हमने क्वालिटी में डाल दिया था कि भाई जिस चीज़ की क्वालिटी हो, क्वालिटी का हमें पता हो, और उसकी क्वालिटी को हम चार्ट बना के, दो कंटेंजेंसी टेबल बना के उसमें कंपेयर कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसका की स्क्वायर का कर रहे थे, लेकिन कर क्या रहे थे, दो अलग अलग सैंपल, जैसे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू का और ऑब्जर्व्ड वैल्यू का। तो मतलब जैसे कि हम कंट्रोल ग्रुप है, कंट्रोल ग्रुप को हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से कंपेयर कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल से, तो ये दो ग्रुप थे, इन दोनों का आपस में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ पे भी जो स्मॉल है, ये 30 लोग ये हैं, ये 30 ये हैं, 30 से छोटे मान लिया कि भाई 29 हैं या 28 हैं या 25 हैं, ऐसे करके, तो ये दो अलग अलग हैं ऐसे करके। ऐसे ही जेड में क्या कर रहे हैं, अगर मोर देन 30 है, मान लिया 50 है, ऐसे करके, भले दो 50 के हैं, भले एक 50 एक पॉपुलेशन है, कुछ भी है, यहाँ पे भी ऐसा कुछ भी है। अल्टीमेटली तुम देख रहे थे ये दो अलग अलग चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा था, लेकिन इससे क्या होगा कि मोर देन एक, तो ये कि भाई जहाँ पे हम दो लोगों का कंपैरिजन कर रहे हैं, इससे नेक्स्ट स्टेप अगर की जाए कि हम 3 लोगों का कंपैरिजन करना चाहते हैं, यहाँ पे भी 2 कर लिए, यहाँ पे भी 2 कर लिए, यहाँ पे भी 2 कर लिए, सब जगह 2 ही चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम 3 चीज़ों का कंपैरिजन करना चाहते हैं तो 3 चीज़ों का कंपैरिजन करना और खिचड़ी हो जाती है, क्योंकि इसके और इसमें कंपेयर कर लो जी, इसके और इसके कंपेयर कर लो, कुछ भी कर लो, इन दोनों का कंपैरिजन हम मीन कर रहे हैं, इनमें हम मीन कर रहे हैं। मीन मतलब कोई एवरेज निकाला था, तो इन दोनों के बीच का एवरेज कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों के बीच का एवरेज कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, मतलब कोई मर्जी फॉर्म में से कर रहे हैं, पर एवरेज कर रहे हैं कुछ हम कंपेयर। की स्क्वायर में हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास कोई एवरेज वाली चीज़ है ही नहीं, क्योंकि भाई हम तो लेके चल रहे हैं क्वालिटी के अंदर, तो हम बस नाप सकते हैं एक तरीके से कि भाई नंबर ऑफ पीपल कितने हैं उसके, तो फ्रीक्वेंसी नाप सकते हैं। तो उस तरीके से हम सिर्फ उसकी यहाँ पे जो भी हम चार्ट बनाया था, हमने कंपेयर किया था कि एक ऑब्जर्व्ड वैल्यू कि भाई कंट्रोल, अगर कोई ग्रुप के अंदर कितने लोग मर गए या कितने लोग सर्वाइव करे, तो हम गिन सकते हैं उन लोगों को बस कि कंट्रोल ग्रुप मतलब जो जिनको पीएल दी थी, प्लेसिबो दिया था, उनमें से कितने लोग मरे, कितने लोग मरे, नंबर ऑफ पीपल मतलब फ्रीक्वेंसी। तो हम की स्क्वायर के अंदर जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी की कर रहे हैं, 2 की, ठीक है।
तो फ्रीक्वेंसी की कंपैरिजन हो रही है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भी एवरेजेस की हो रही है, कैसे भी कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं कि इन सब से हटके अगर तीसरी सिचुएशन ये बनती है कि हम यही कर रहे हैं कि एक तो क्वालिटी हो, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और लगभग उसका वेरिएंस लगभग हम मानते हैं कि एक जैसा सा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई जो डेटा एक साइड झुका सा हो, मतलब जो वेरिएंस लगभग बराबर सा हो। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मान लिया तो वेरिएंस भी हम करें लगभग बराबर सा हो, मतलब वेरिएंस मतलब जो डेटा है वो भी इस तरीके से वेरी करे, होमोजेनिसिटी जैसे हो, उसी पॉपुलेशन से लिया गया हो। मतलब कि अगर मान लिया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लेके चल रहे हैं, हम कोई 3 सैंपल उठा लिए तो वो इसी पॉपुलेशन से बिलोंग करते हैं, और जैसे ये डेटा वेरी कर रहा है वैसे ये लोगों के बीच की भी आपस में कोई वेरिएशन उसके अंदर वेरी कर रही होगी। तो एक तो इसके अंदर कैसे वेरी कर रहा है, और ये लोग आपस में कैसे वेरी कर रहे हैं कि भाई ये इधर का मीन इधर का मीन, इन दोनों में कितना फर्क है जी, किससे फर्क है, जो पॉपुलेशन से, इनका आपस में क्या फर्क है। तो इससे क्या होता है कि ये एक अनदर लेवल ऑफ कंपैरिजन हो गया कि यहाँ सिर्फ दो लोगों का बाहर से बस मीन चेक नहीं हुआ, उसके अंदर की खिचड़ी की भी चेक की गई है। कभी किसी सैंपल के अंदर का सामान चेक कर रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके। तो ये है कि ये अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर की खुद की खिचड़ी और इन दोनों की आपस में और इसके भी आपस में, तो 3 लोगों की आपस में कंपैरिजन। तो ये नेक्स्ट लेवल है कंपैरिजन का। और ज्यादातर केसेस के अंदर रियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ये सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि तुम देखोगे 3 चीजों से ज्यादा ही कंपेयर हो रही होती हैं, उनके अंदर भी आपस में कोई कंपैरिजन हो रहा था और उसी से कोई कंक्लूजन निकल रहा था। ये बहुत जेड टेस्ट, टी टेस्ट, की स्क्वायर टेस्ट, ये सबसे बेसिक लेवल के टेस्ट होते हैं जो हम मेडिकल साइंस में, क्योंकि हम इतना ही कर रहे होते हैं तो हम लोग यही कर रहे होते हैं बेसिकली। प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट कर लिया जी, एक बड़ा सैंपल ले लिए वो उसमें कर लिया जी, या हमारी कोई एक्सपेक्टेड वैल्यू थी कंट्रोल ग्रुप की एरिया वाली, तो लगभग हम ये कर रहे होते हैं। लेकिन अगर इससे नेक्स्ट लेवल कुछ आ जाए तो हम भी ये करेंगे। तो हम ऐसा नहीं कि मेडिकल साइंस नहीं करते, बहुत लगता है, लेकिन मतलब जो बाकी लोग हैं जो वैसे भी रिसर्चर्स थोड़ी सी हैवी करते हैं, वो 3 या 4 ग्रुप ले रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो उसके अंदर ही सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला होता है एक तरीके से। तो अनोवा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले टेस्ट में से होता है बेसिक्स। तो मतलब ये तो ABCD है एक तरीके से। इस ABCD के बाद में अगर कोई ढंग की चीज़ मानोगे तो ये होती है उसके अंदर। तो इसलिए तुम्हारे पास जो क्वेश्चन पेपर में भी आया है तो अनोवा आया है। इसी के आगे और वर्जन्स हैं कि भाई ये तो कॉम्प्लेक्सिटी का फर्स्ट लेवल है एक तरीके से। तो फर्स्ट लेवल के आगे इसका एनोवा का आगे एनकोवा, ऐसे करके और बहुत मनोवा और समथिंग और भी वर्ड्स होते हैं, और भी टेस्ट हैं, हम उतना नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ इतना बेसिक्स बता रहे हैं। ये 3 बेसिक टेस्ट और ये चौथा एक कॉम्प्लेक्स टेस्ट। कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला क्योंकि ये थोड़ा लंबा है करना, स्टेप बाय स्टेप बहुत लंबा सा है। 1 या 2 बार देखोगे तो याद हो जाएगा उसके अंदर। उसमें तुमको मैंने वीडियो डाली है, क्योंकि किसी भी बुक से पढ़ते हो तो वो स्टेप्स याद नहीं रहते, लेकिन जो मैंने वीडियोस दी हैं उसमें मैंने तुम्हें बताने समझाने की कोशिश करी, उससे तुमको याद रह जाएगा। उसकी जो थ्योरी है वो मैं तुम्हें बता देती हूँ, कैलकुलेशन वहीं से देखेंगे अपने, ठीक है। थ्योरी क्या है उसकी वो मैं देखती हूँ। थ्योरी क्या, मतलब क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन कैसे लिखेंगे इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या लिखना है कि ये है क्या वाली बात। तो इसका किसने डेवलप किया, ये वाला रोनाल्ड ए फिशर, इसने किया। पैरामीट्रिक टेस्ट है और कंपेयर किया मीन, 3 से ज़्यादा ग्रुप्स को कंपेयर करने के लिए मीन ही कंपेयर हो रहे हैं, ठीक है, और जो ग्रुप्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं वो। और इसमें क्या देखा जाता भाई, द टेस्ट इज परफॉर्म इन द फॉलोइंग सिचुएशन, कैसे कि क्वांटिटेटिव हो, कंटिन्यूस डेटा हो, इंटरनल स्केल जो इसे कहते हैं रेशो स्केल हो उसके अंदर, और शुड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, अजम किया जाता है। और ये कहा जाता है जैसे कि हम टी टेस्ट में देखते हैं उसका ही है। और ग्रुप शुड हैव इक्वल वेरिएंस, होमोजेनिसिटी हम मानते हैं, ऐसा ना हो कि भाई अलग ही पॉपुलेशन से बिलोंग करने वाली चीज़ें हैं, उनका भी कंपैरिजन होता है, पर बेसिक्स ये मान के चलते हैं एक तरीके से। अब इसमें फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बस यही होता है, इसको बोलते हैं कि विद इन बिटवीन द, जो मैंने बताया तुमको ग्रुप ऐसे करके जो बनाया है कि भाई अगर कोई 3 सैंपल हैं तो उनके बीच में क्या वेरिएशन चल रही है वो
बटे उनके आपस में क्या वेरिएशन चल रही है। ओ सॉरी, विद इन वाली नीचे है, बिटवीन वाली ऊपर है। एस्टिमेट द पॉपुलेशन वेरिएशन बेस्ड ऑन द बिटवीन सैंपल वेरिएशन, बिटवीन ये वाली और ये वाली, इनके बीच की वेरिएशन कैसे भी कैलकुलेट करेंगे, पर मतलब ये है उसका, इसकी कैलकुलेशन बटे विद इन उनके भी, ऐसे करके यही है भाई। ये बहुत कंफ्यूज करने वाला, विद इन और बिटवीन वाला ये वर्ड एक बहुत कंफ्यूज कर जाता है मुझे। तो ये जो भी कैलकुलेट करेंगे, कैसे भी कैलकुलेट करेंगे, बस जो कैलकुलेशन आएगी लास्ट में ये इसमें डाल देंगे। अब इस वर्ड तक पहुंचने में कि भाई ये चीज़ और ये चीज़ हमने इसको वर्ड को डाला है, इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया था, मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द क्लासेस और मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन द क्लासेस। तो ये मतलब एक तरीके से इसको कोड वर्ड में कन्वर्ट करने वाली बात है। मुद्दा यही है, यही फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला है। तो अगर तुम्हारे पास 5 नंबर में आता है तो तुम इतना भी लिखाओ उसके अंदर, और उसके बाद में लिख के आता हो कि ये 1 वे होता है, 2 वे, 3 वे, ऐसे करके होते हैं। वेज मतलब कि आगे बढ़ते हैं, वेज का क्या मतलब हुआ उसका, पर ऐसे करके इसके टाइप होते हैं। और जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है कैसी दिखती है, हम कहते हैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इसके अंदर, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग इसका ग्राफ ऐसा ऐसा चेंज आता है। तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है इसको। इसका कि भाई अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका इतना है, 5 है, 10 है, ये जनरल बात पता करने के लिए बस इतनी सी, ये तुम्हें ज़्यादा डेप्थ में नहीं, थोड़ा नेक्स्ट लेवल की इन्फॉर्मेशन है। पर तुमको पहले वाले में बता चुकी थी, जेड टेस्ट, टी टेस्ट की तो सीधी नॉर्मली होती है। टी का डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने बताया था, जेड के लिए तो बताया था कि है ही, यही लेके चलते हैं। टी का तो मैंने बताया था क्योंकि सैंपल साइज छोटा है, तो अगर ये नॉर्मल है तो टी वाला थोड़ा सा नीचे वाला होगा, और जैसे जैसे टी का सैंपल साइज बढ़ता जाएगा 30 के आसपास, तो वो भी ऐसा दिखने लग जाएगा। फिर मैंने तुम्हारे यहाँ कल की स्क्वायर का बताया था, एक की स्क्वायर वाला एक साइड से शुरू होता है, स्क्यूड होता है, वो वाला डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसका ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी जैसे जैसे इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को मतलब बोलो जो भी उसका सैंपल साइज था उसमें से -1 या 2 जो भी करते हैं पता करने का, उसमें से वो उसके अकॉर्डिंग इसकी शेप बदल जाती है। लेकिन तुम देख रहे हो जैसे भी हो, भले ये नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा हैं, जैसे कि इसके ज़्यादा है, इस वाले के 70 है, लेकिन ये है एक साइड, मतलब ये सारा एक साइड सा होके और ऐसा सा बनता है, ऐसे करके। तो इसका ऐसे सा होके ऐसा सा बनता है कुछ इसके अंदर। तो ये 4 तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, जैसे जैसे टेस्ट वैसे वैसे उसके डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये Z का हो गया, ये T का इससे छोटा होता है, T का क्योंकि सैंपल साइज 30 से कम है, और जैसे सैंपल साइज बढ़ता जाता है तो इसके इक्वल सा हो जाता है। की स्क्वायर का थोड़ा सा स्क्यूड होता है, और ये F टेस्ट का F डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये एक आइडिया, ताकि अगर तुम भूमिका बना के कुछ लंबा लिखना चाहो तो तुम ये भी लिख सकते हो कि भाई ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन भी हम सुन रहे थे। ठीक है, तो उसके बाद में क्या पढ़ रहे हैं, टाइप। ANOVA is always a one-tail test and provides overall p value along with the test statistics which follows F distribution, ratio of t square distribution। उसको बस ये मोस्टली ये वन टेल्ड ही होता है, ये बात पता करने वाली। एक साइड 2 टेल वाला इसमें नहीं चल रहा होता, 1 टेल ही चल रहा होता है, मतलब हम एक ही साइड का देख रहे होते हैं। ये इससे ज़्यादा है, इससे कम है या क्या कुछ भी, हम दोनों साइड प्लस माइनस लेके नहीं चल रहे हैं, किसी भी साइड आंसर हो सकता है ग्राफ में, वो नहीं लेके चल रहे। तो एक तो ये इन्फॉर्मेशन। अब 1 वे होता है या 2 वे या 3 वे, कैसे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है दैट दिस टेस्ट इज डन व्हेन डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ 1 फैक्टर। कैसे? एग्जाम्पल, in an examination marks obtained by a student categorized on the basis of attendance of student। क्या कि भाई एक क्लास थी, उसके अंदर स्टूडेंट्स हैं और उनकी अटेंडेंस है और उनके कोई मार्क्स आए हैं, अटेंडेंस है और उनके मार्क्स हैं कोई। तो हम देख रहे हैं कि मार्क्स ऑब्टेन कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ अटेंडेंस, की जिसकी जितनी जैसी अटेंडेंस थी उसके उतने मार्क्स, इन दोनों का आपस में कुछ देख रहे हैं। ये इसमें क्या होता है, सो देयर इज वन डिपेंडेंट मार्क्स ऑब्टेन, ये डिपेंडेंट आता है, डिपेंडेंट वाला होता है जो बदलता रहता है, और अटेंडेंस इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब ये नहीं मतलब इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब इसकी वजह से ये बदल रहा है। अटेंडेंस ज़्यादा है जैसे तो उसके मार्क्स ज़्यादा हैं, अटेंडेंस कम है तो उसके लगभग मार्क्स भी कम है। लेकिन
उल्टा उल्टा कनेक्शन नहीं है एक तरीके से कि भाई इसका कोई आपस में उल्टा कनेक्शन है, तो लगभग इसे जो ये जिसकी वजह से ये फर्क पड़ रहा होता है उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट एक तरीके से। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक एक है, और जब ये दो हो जाए आगे वाली कंडीशन में जैसे बोला है कि अगर ये दो हो जाए, जैसे यहाँ दे रखा है 1 डिपेंडेंट ऑब्टेन मार्क और 2 इंडिपेंडेंट अटेंडेंस एंड इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट, कि भाई सेम चीज कि मार्क्स है लेकिन अटेंडेंस के साथ में उस पर्सन की IQ लेवल भी देखा गया, तो IQ लेवल भी एक इंडिपेंडेंट होगी, तो ये भी चीज इंडिपेंडेंट और IQ लेवल भी इंडिपेंडेंट, तो ये दो चीजों का कंपैरिजन उसके मार्क्स से, तो ये 3 चीजें हो गई एक तरीके से आपस में देखा जाता है, जिसमें दो चीजें ये और एक ये, इसका कंपैरिजन, इसका भी एक थर्ड लेवल कि अब हो सकता है 3 चीजें हो कि अटेंडेंस भी हो, IQ भी हो और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी हो कि उसके पास पैसा कितना भाई, ठीक है। तो अटेंडेंस देखी गई, IQ देखा गया, और अगर इसके साथ में सोशियो इकोनॉमिक पैसा देखा गया उसका कि उसका कौन सा है, तो ये तीनों चीजें इंडिपेंडेंट होगी और डिपेंडेंट फिर भी अभी एक ही है, मार्क्स। तो अगर ऐसा हो तो उसके जो करने का तरीका है, उसको मेथड होगा उसका सॉल्यूशन निकालने का, वो 3 वे अनोवा होगा, जहाँ ये दो चीजें हैं वहाँ पे 2 वे होगा, और जहाँ पे ये सिर्फ ये हो और ये है वहाँ पे 1 वे होगा, ऐसे करके। तो किस वजह से कि भाई 2 इंडिपेंडेंट है कि 3 इंडिपेंडेंट है, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रख दो बस, और यहाँ पे 1 इंडिपेंडेंट था। अब ये कैसे करते हैं, 1 कैसे करते हैं, 2 करते कैसे, 3 वाला तो मैंने तुमको इतना मत कॉम्प्लिकेट करो, ज़्यादा तो तुम 1 वे तक लेके चलो कि एक एक का तो तुम कर सको। एग्जाम्पल जो तुमको ने वीडियो शेयर किया है उसमें 2 वे भी दे रखा है उसके अंदर, लेकिन एटलीस्ट तुमको 1 वे तो आना चाहिए, 1 वे करना, ठीक है। 2 चीज़ों को करना कि होता है लिख दो उसके अंदर, इतना एक्सप्लेन मत करो, इतना नहीं याद रहा है तो, पर एटलीस्ट जैसे तुमने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया, ये लिख दिया, ये ग्राफ बना दिया जैसे, और बता दिया 3 तरीके के होते हैं और इसकी वजह से ये फर्क पड़ रहा है ऐसे करके, तो ये लिख दो, उसमें से एक चीज एक्सप्लेन कर दो, इतना बोझ मत डालना दिमाग में, ठीक है। अब उसके अंदर नेक्स्ट चीज देख चलते हैं, आउटपुट छोड़ दो। अब इसका है जनरल प्रोसीजर, अज्यूम्ड, ये भी लिख सकते हैं, अजम्पशन में लिख सकते हो आगे भूमिका में। With the help of paired or unpaired t-test, we can find out whether the difference between means of 2 groups was statistically significant or not. T से हम ये पता करते थे। Problem arises when we deal with more than 2 groups. In such cases, analysis of variance is used to test the significance. इसके साथ ही स्टार्ट कर सकते हो स्टार्ट के अंदर कि भाई टी में तो हम, क्योंकि हम टी करते हैं तो टी में तो 2 ही चीजें होती हैं, अगर 3 चीजें करनी हो तो ये कई, इसको ऐसे भी कहा जाता है कि ये टी टेस्ट का एक्सटेंशन है, ऐसे इस तरीके से भी लिख सकते हो। When we can use 1 way or 2 way analysis of the, we can use 1 way or 2 way analysis of the variance. The 2 basic assumptions is, assumption same चीजें लगभग, उसमें कुछ और आया था। It is assumed that the population we are sampling can be approximately closely or normal distribution है। It is assumed that these population have a same standard deviation है, क्योंकि एक ही population से वे कर रहे हैं। Individuals in various groups should be selected, randomly selected किए गए हैं, और वेरिएबल ऑफ द ग्रुप शुड बी होमोजेनस, जो हम लेके चले थे पहले भी, शुड बी टेस्टेड बाय द वेरिएशन रेशो। सैम्पलिंग कंपैरिजन ऑफ द ग्रुप शुड बी इंडिपेंडेंट। 2 चीजें। अब जो क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन है 1 वे वाले की, वो तुमको मैं उससे इससे भी बता सकती हूँ, एक बारी इससे भी सीख सकते हैं, और बाकी वीडियो से देख लेते हैं। यहाँ चलिए यहाँ से बता, 2 वे वाले की तो मुश्किल हो जाएगी और ज़्यादा, हाँ 2 वाले की मुश्किल, 1 वे वाले की यहीं से बता देती हूँ ताकि बुक एटलीस्ट लिखने के लिए तुम्हारा हो जाएगा। जैसे इसमें कैसे करना है, जनरल प्रोसीजर, मीन इज ऑब्टेन फॉर ईच ग्रुप एंड द ग्रैंड मीन ऑल्सो, तो लिख थ्योरी में तो समझ नहीं आएगा तुमको, ऐसे करो, यहाँ से पढ़ते हैं। जैसे कि 3 ग्रुप लिए गए, ट्रीटमेंट A, B और C, सीरियल नंबर की कितने लोग थे, ट्रीटमेंट ग्रुप A, B और C, और कितने लोग थे, एक में 5 लोग हैं, एक में 6 लोग हैं, इसमें 7 लोग हैं। ये बराबर भी हो सकते हैं, सारों में 7-7 हो सकते हैं, लेकिन अगर डिफरेंट है तो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि कई ड्रॉप आउट भी होते हैं। मतलब हम 2 लोग 30-30 का ग्रुप लेके चले, जरूरी थोड़ा ना कि 30-30 दोनों के अंदर ही हमारे साथ बने रहे अंत तक, कोई चेंज भी हो सकता है, 3 ग्रुप में भी होता है, तो उसमें उसका एक हेल्प होता है, उसकी इसलिए एग्जाम्पल बता रही हूँ। पहली चीज़ क्या करनी है, अब सीधी सिंपल कैलकुलेशन है इसके अंदर,
सिंपल सिंपल सी। क्या लेके चलना है इसके अंदर, सबसे पहले इसका मीन निकालना है। कमेंट वेदर देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस और क्या है कि कैलकुलेट मीन ऑफ ईच ग्रुप इज दिस। एग्जाम्पल ये कॉम्प्लेक्स लगेगा, चलो छोड़ो उस चीज को छोड़ो, मैथ्स देखो एक बार। ट्रीटमेंट ए का मीन, इसका मीन निकालना है, तो ये सबको जोड़ो और डिवाइड करो 5 से। तो ये सबको जोड़ा डिवाइड करा 5 से, तो ये आ गया मीन। ऐसे ही इसका किया, इसका निकाला मीन, सारा को जोड़ा डिवाइड किया 6 से, ऐसे सब कुछ किया डिवाइड किया 7 से, ठीक है। तो ये आ गए इनके मीन। अब इसका ग्रैंड मीन क्या होगा, ग्रैंड मीन मतलब इसका जो मीन निकला, इसका जो मीन निकला, इसका मीन निकला इक्वल टू इन सबको जोड़ो, इन सबका जोड़ने के बाद में 100, 120 और 80 कितना होता है, 220 और 80 300 ही हुआ। ये कहाँ से आया, अच्छा ठीक है, इन सबको जोड़ा जाता है, टोटल सबको जोड़ा जाता है इसके अंदर, इस सारी वैल्यूज को जोड़ा जाता है इसके अंदर, और डिवाइड बाय 18 वैल्यूज आएंगी, 7, 5 और 5 10, 11 और ये 18। तो 18 की 18 वैल्यूज का जोड़ ये है और डिवाइड बाय 18, तो इसका आ गया ये यहाँ पे। तो ये सारी वैल्यूज का जोड़ निकल के यहाँ पे आता है इसका। ये नहीं होगा कि इनका एवरेज निकाल लो, वो नहीं है, इन सब का एवरेज निकलेगा, सबको जोड़ो। तो ये ग्रैंड मीन का मतलब ये है, ये वाला, ये रहा ग्रैंड मीन का मतलब ये वाली चीज़, ठीक है। अब क्या करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या करने का, हमें कैलकुलेट करने के लिए हमारे को कहीं डिवाइड करनी है, कहीं चार्ट वैल्यू में देखना है, उनको मैंने बताया था तब। तो उसमें इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, तो इसमें 2 तरीके से निकालते हैं। एक तो निकालते हैं, मतलब दोनों निकालनी है, 5, 6, 7 -1, मतलब तीनों ग्रुप का जो नंबर ऑफ पीपल है, क्योंकि n से निकलती है हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब कि हमेशा n से निकलती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसका n कितना है, इसका n 5 है, इसका 1 का 6, 1 का 7 है, तीनों को जोड़ा दिया गया -1, तो 17। और दूसरा मैंने बताया था ट्रीटमेंट ग्रुप, एक n कि भाई ये तो नंबर ऑफ पीपल कितने थे, 5 है, 6 है, 7 है, एक ये कितने ग्रुप्स हैं, कॉलम्स जिसे बोला गया था, जिसे बोल दो उसको रो बोल दो, कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो ये 3 कॉलम है, 3 - 1 तो 2, दोनों चीज़ के अंदर। ये एक तरीका है, एक तो ये है तरीका, नहीं मतलब ये तो करना है दोनों चीज़ों का। एक और चीज़ का निकालना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ विद इन ग्रुप्स वेरी फ्रॉम एरर। ये है 17 लोग -2, 17 कैसे निकाला उन्होंने, ये वाला, इसमें से भी 2 माइनस करते हैं। ये क्यों करते हैं, कैसे होता है, इसके अलावा क्यों नहीं कर सकते, इसको इसके पीछे की साइंसेस भूल जाओ, इसके पीछे का बहुत गहरा कंसेप्ट हो जाता है। बस तुमको ये याद रहो कि भाई कैलकुलेट करने के लिए पहले हमको इन सब के मीन निकालने हैं, ये ग्रैंड मीन निकालना है, उसके बाद 3 तरीके का एक डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, जिसमें से ये रोज हेल्प करेंगी, एक में निकालने में, दूसरे में निकालने में ये हेल्प करेगा, और विद इन ग्रुप का निकालने में इसमें से 2 माइनस करना है, मतलब ये 17 में से ये 2 माइनस करने हैं, ये आ गया 15, ठीक है। ये अब ये सारी वैल्यूज कि भाई ये क्या वैल्यू है, ये क्या वैल्यू, ये क्या वैल्यू है, ये इक्वल है, तो जैसे 1, 2, 3, 4 वैल्यूज तो ये, और फिर तुमने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल के लिख दिया ये वैल्यू। और अब ये सारी वैल्यूज आगे और यूज होने वाली है, किसी फॉर्मूले में डलने वाली है, ऐसे करके फॉर्मूले में डलनी है या कुछ और भी कैलकुलेट करना है। नाउ कैलकुलेट सम ऑफ स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर मतलब कि ट्रीटमेंट में इन सब का जो ये निकाला था, ये ट्रीटमेंट 1, ये 100, 90, अब ये इसका 500 टोटल आ रहा था। एक चीज, एक तो हमने ये निकाल के रख लिया, ये साइड में कैलकुलेशन करके रख ली, इसका इन्होंने नामकरण कर दिया होगा, मान लिया बस ये करके रख लिया। अब ट्रीटमेंट T1 का 500 है, 720 है, 560 है, अब इसका टोटल सबका ये था 1780। अब इसका इन सब का इन्होंने बोला है, ये तो आया सम सिग्मा कर दिया, सम, ये सारा सिग्मा है। अब इसका स्क्वायर करना है, कैलकुलेट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इज दैट इन द डेटा सेट सिंबॉलिकली इज, इसको कहते हैं सम, डबल सिग्मा लगा दिया इन्होंने। इफ एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने भी हैं, देन ये इसका ये होगा, ये सम ऑफ स्क्वायर्स के बाद में उतनी ही मात्रा से डिवाइड करना है। तो इसका तुमने
अगर यहाँ लिखोगे तो आएगा टी। टी कितना है, T1 का स्क्वायर, टी कितना है 500 आई थिंक। अच्छा इन्होंने सबका अलग अलग निकाल दिया, ये रहा और ये रहा। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड मैथ हो जाएगी, ये वीडियो में ज़्यादा समझ में आती है, यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है। एक सेकंड में कोशिश करती हूँ कि साफ समझ में आए तुमको ये, क्योंकि ये समझ में आने के बाद में भी गायब हो जाती है। यहाँ तक तो समझ में आएगा कि इन सबका मीन निकाला है और मीन के बाद एक कोई ग्रैंड मीन इन सबको जोड़ के उसमें से निकाल दिया और डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाली गई है ये वाली। इसके बाद में हर एक इंडिविजुअल वैल्यू का जोड़ किया गया और उन सबका स्क्वायर किया गया। 16 मतलब इसका स्क्वायर है, बस सीधी सी बात, इन सबका स्क्वायर किया गया। यहाँ पे ये कर रखा है इन्होंने, हर एक इंडिविजुअल वैल्यू ले ली, सारी की 18 वैल्यूज ले ली, उन सबका जोड़ के या ये यहाँ पे स्क्वायर करके ये आया स्क्वायर करके, ठीक है। अब इस स्क्वायर में से एक जितनी ये आती है उसमें से समझ लो ये वाली जो वैल्यू है ये माइनस की जाती है 18 नंबर की 1/8। ये कोई एरर या करेक्शन बोलते हैं इसे, ये माइनस किया जाता है। कैसे कैलकुलेट होगा ये वीडियो में और समझ में आ जाएगा, लेकिन ये कोई मात्रा इसमें से माइनस करते हैं बस कैलकुलेशन के अंदर। और इसमें से 17 बाई माइनस करके क्या मतलब ये जो ये एक और निकाली ना मैंने टोटल, यार ये वीडियो में देखो, इसमें तुमको बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। दो जगह छोड़ो इसको, वीडियो में दिखाते हैं। ये मेरे को समझा होगा इसलिए मेरे को इजी लगता है, तुम्हारे को कुछ भी ना चाहिए। करना इसमें क्या है कि भाई हमारे पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में डालने के लिए हमें वैल्यूज़ चाहिए और वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इसमें 5-6 स्टेप्स हैं उस वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के, एक के बाद ये करो ये करो ये करो, ऐसे करते करते 5-6 स्टेप्स हो जाते हैं करने के लिए। तो इस वजह से उसको मुश्किल हो जाती है, तो मतलब वो याद रखने। तो जो मैंने वीडियो शेयर करी है उसमें एक ही स्क्रीन पे उसने सारी स्टेप्स लिख दिए हैं और एक एक उस पर वो कैलकुलेट करके दे रहा है अपने को। एक सेकेंड खुलेगा क्या। अब जो आंसर आएगा उसको मैंने पहले तुमको बताया था कि जब भी उसका उस फॉर्मूले का जो जिस आंसर का चार्ट में जाके चेक करना है और चार्ट में जाके चेक करके क्या देखना है कि हमारी वाली वैल्यू और चार्ट वाली वैल्यू में क्या फ़र्क है, कम है ज़्यादा है, उस हिसाब से हम बोल देंगे कि भाई हमारी हाइपोथेसिस पास हुई कि नहीं हुई। ठीक है, करना इतना ही है उसके अंदर। कहाँ से शुरू करते हैं, किस कंडीशन में अनोवा लगाते हैं और उसके बाद में अनोवा लगाने के लिए क्या अजम्पशंस लेके चलते हैं। अजम्पशंस के बाद में फिर हम अनोवा के बाद में कौन सा फॉर्मूला लगता है, ये 3 चीज़ें होगी। अब फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूले की कैलकुलेशन है इसकी, इतनी सी बात है। ये इसलिए मैंने तुमको लिंक दे रखा था कि ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें समझना क्या है वो तुम्हें। ये 3 ग्रुप्स थे, उसमें 3 क्लास का मैटर दे रखा है। ये इसमें देखने वाला है कि ये इसने सारे स्टेप्स एक पेज पे निकाल दिए। जो मैं तुमको इसमें बताती तो वो बहुत कंफ्यूज करता। अब इसने क्या किया कि भाई सबसे पहले क्या किया, एक नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमें लेके चलनी है, वो लिख दो। उसके बाद एक कैसे बोल रहा है कि कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस कैसे करके, ईच सैंपल ये कैसे कर रहे हैं, एवरेज कैसे निकाल रहे हैं, ये कैलकुलेशन ऑफ SSC कैसे कर रहा है। उसके बाद ये सारा मैटर, एक एक चीज़ का ये कैलकुलेशन या करके या मैटर उसमें वैल्यू लिख देगा। उस वैल्यू को ये नीचे वाले चार्ट के अंदर बताएगा। ये जो नीचे वाला चार्ट है वो है सोर्स ऑफ वेरिएशन, मतलब बिटवीन द सैंपल या विद इन द सैंपल क्या आया है उसका आंसर, विद इन द सैंपल का वेरिएशन क्या है, इसका वेरिएशन क्या है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल के इससे डिवाइड करके और डिवाइड करने के बाद में इसका
एफ टेस्ट का फॉर्मूला लगा के उसका आंसर निकालेगा। अब ये जो आंसर यहाँ आंसर आएगा और हमारे जो टेबल में आंसर दे रखा है, हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे और आंसर जो आएगा वो डिसीजन यहाँ लिख देंगे। बस बात सिर्फ इतनी है। और मतलब ये 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स हैं इसका पूरा कंक्लूड करने के लिए, जिसमें से हाइपोथेसिस कैसे लिखते हैं वो तो हमें पता ही है, और डिसीजन मेकिंग एफ टेस्ट की टेबल से कैसे निकाल के देखना है ये भी उसमें बता देगा, डिसीजन कैसे लेना। तो ये बात तो 3 है, तो 2 ही स्टेप्स की बात, 2 या 3 स्टेप्स की। जो इसका मैथ है वो बहुत कैलकुलेटेड है, तो ये सारा का सारा इसमें दे रखा है इसके अंदर कि कैसे कैलकुलेट उसमें करेंगे। तो क्योंकि एक ही स्क्रीन पे है इसलिए मैंने तुमको ये दिया कि एक स्क्रीन पे है, वरना किसी भी बुक से पढ़ती तो वो क्योंकि जब ये 1 या 2 3 बार तुम ये देख लोगे तो तुम किसी भी बुक से देखोगे तो तुमको इजी लगेगा कि हाँ ठीक है यहाँ से उसको लिख सकते हैं। लिखने को तुम यहाँ लिखाओ ऐसे के ऐसा प्रेजेंट करके आओगे तो समझने वाले को भी समझ आ जाएगा। तो इसने सिर्फ 2 स्क्रीन में ये सारा समझा दिया, इसलिए मैं तुमको ये लिंक शेयर करा है। तो इसमें 4 लिंक किए हैं। फर्स्ट वाले में इंट्रो है, जस्ट 5-7 मिनट का इंट्रो सा जो मैंने तुमको बताया, ऐसे तरीके का इंट्रो है। उसके बाद इसने 1 वे अनोवा सीधा समझाया है, नेक्स्ट वीडियो में एक एग्जाम्पल लेके समझाया है, फिर उसके बाद वीडियो में उसने 2 वे अनोवा समझाया और उसके बाद फिर 2 वे अनोवा का एक एग्जाम्पल लिया, ऐसे करके। तो मैंने तुमको 5 वीडियो शेयर करी है और लाइन वाइज वैसे देखना और तुमको और ये दिमाग में बैठ जाएगा। इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हो गया होगा इसके अंदर। ठीक है, तो मैं तुमको ऑन कर देती हूँ, ये देखो। अगर ये ढंग से नहीं चला ना फिर मैं क्लास ऑफ कर दूंगी, तुम बैठ के आराम से देखना, मैं कल डिस्कस करेंगे इसको। अब ये क्या बात इसने बोली नल हाइपोथेसिस के लिए कि हम नल क्या लेके चलेंगे कि भाई हम कंपेयर क्या कर रहे हैं, ए ग्रुप बी ग्रुप सी ग्रुप, और तीनों की हम मीन कंपेयर कर रहे हैं। तो नल हाइपोथेसिस मतलब तीनों के मीन में कोई फर्क नहीं है, सब बराबर है। तो इसने क्या बोला, पहले का मीन, दूसरे का मीन और तीसरे का मीन, तीनों मीन में कोई फर्क नहीं है। और हम कहेंगे अल्टरनेटिव में कि भाई तीनों का मीन बराबर नहीं है। ये हमारा हाइपोथेसिस होगा इसके अंदर। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि भाई हम जो भी वैल्यूज थी उसमें से हर एक वैल्यू, जैसे यहाँ पे 2 4 6 थी ए के अंदर, लेकिन जब हमने इसका एवरेज निकाला हुआ है 4, तो 4 का इसमें से माइनस किया है ग्रैंड में से। तो ये इसका कि इसके लिए लेके अगर चलो, ये 4 और इसका 5 को हर एक में से माइनस करना है। तो हम इसमें से 4 में से 5 माइनस कर रहे हैं, 5 में से 5 माइनस कर रहे हैं, 6 में से 6 माइनस कर रहे हैं, लेकिन एक बार माइनस नहीं कर रहे हैं। जितनी वैल्यूज हैं, जैसे इसमें 3 वैल्यूज हैं, हम इन तीनों के लिए रिप्रेजेंटेटिव 4 लेके चले थे, 2 4 और 6। तो इन चीज का हमने मीन निकाल रखा था, तब वो था 4। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये सारी वैल्यूज को हम 4 ही बोल रहे हैं कि भाई ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। ये समझने वाली बात होती है जो लगभग बच्चे नहीं समझ पाते। उसमें होता है कि भाई जो हमने एवरेज लिया था उस एवरेज में से ग्रैंड जो हमने एवरेज निकाला है उसमें से माइनस करना है, लेकिन एक बार माइनस नहीं करना, जितनी वैल्यूज हैं उतनी बार माइनस कर रहा है। इसलिए इसने चार्ट में सीधा लिख दिया कि इस 4 को 3 बार लिखो और इसको माइनस करो, और जो वैल्यू आ रही है उसका स्क्वायर करना है। 1 आया, -1 का स्क्वायर कर दिया। ऐसे ही ये 3 बार है और इसका एवरेज 5 था, तो 5 में से 5 को माइनस किया और वो 3 बार लिखा हुआ है, उसका स्क्वायर किया। अब ये अगली वैल्यू थी 6 इसका एवरेज, तो हम तीनों को ये 4 6 6 इसको एक तरीके से मिटा दिया जाए और सबको 6 6 लिखा जाएगा। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट माना जाता है कि एवरेज को 6 लिख के और उसमें से 5 माइनस करो। तो इसका ये मीनिंग है, ये समझना होता है। अब उसके बाद में इसका स्क्वायर करने के बाद ये 101, अब इसका ये टोटल कर देगा आगे। अब इसमें क्या किया, इसमें जो एक्चुअल लिखा कि जो एक्चुअल वैल्यू थी 2 4 6, उसका एक्चुअल जो मीन था 4, उसमें से माइनस किया हर एक वैल्यू को ऐसे। तो ये थी एक्चुअल वैल्यू 3 5 7, इनका एक्चुअल मीन क्या था 5, तो उसको हर एक किसी को 5 में से माइनस किया। अब थर्ड ग्रुप था 4 6 8, उसका एक्चुअल मीन था 6, तो उस 6 में से हर एक को माइनस किया गया। ये समझने वाली बात है। तो इसके अंदर पहले वाले में जिसको बोला जाता है कैलकुलेशन ऑफ SSC, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द सैंपल्स, उसमें बिटवीन द सैंपल्स के लिए समझ लो ये 3 ही वैल्यूज हैं, 4 5 और 6। और विद इन दी सैंपल, विद इन सैंपल के लिए सबकी इंडिविजुअल वैल्यू होगी।
इसको इस तरीके से याद रखना मुश्किल, मतलब इसको एग्जाम्पल को ऐसे समझो कि हम अगर 3 अलग अलग क्लासेस हैं और 3 अलग अलग क्लासेस का हम कंपैरिजन करना चाहते हैं, क्लास मतलब जैसे हमारी वाली क्लास है, हमारे सिर्फ सीनियर्स क्लासेस हैं, हमारी छोटी क्लासेस हैं, ऐसे करके, तो 3 क्लासेस का हमने कोई कंपटीशन रखा। तो हमने कहा कि भाई हम हमारा जो कंपटीशन रख रहे हैं उसमें क्लास MD फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर जो भी है, तीनों का एक एक रिप्रेजेंटेटिव भेजो जी, मॉनिटर भेजो एक तरीके से। तो मॉनिटर हम क्या कर रहे हैं कि हम अपनी पूरी क्लास में देख रहे हैं कि सब हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन होएगा। तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव एक एवरेज बंदा निकाल के कि भाई ये बंदा हमारा हमको रिप्रेजेंट करेगा, तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो है हमारा मीन। अब हम आपस में कंपेयर करना चाहते हैं कि हम फर्स्ट ईयर वाले को, सेकेंड ईयर वाले को, थर्ड ईयर वाले को, तो वो बंदा जो है वो हमारी क्लास में 30 बच्चे हैं तो हमारे 30 लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये जितने सैंपल्स होंगे उन सब में वो रिप्रेजेंटेटिव शो होगा और उसके मीन से माइनस होगा। ऐसे ही जो सेकेंड ईयर का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको ग्रैंड मीन से माइनस करेंगे, लेकिन होगा कितनी बार माइनस, जितने वो पर्सन है, ऐसे करके। तो फर्स्ट ईयर में 30 बच्चे हैं, सेकेंड ईयर में 40 बच्चे हैं, और अगर फिफ्थ ईयर में 60 बच्चे हैं, अगर अलग अलग हैं तो अलग अलग लिखा जाएगा उतने नंबर ऑफ पीपल। लेकिन अगर सेम है तो सेम लिखो। जैसे 3 सैंपल्स ही थे तो अगर 3 बार उसको रिपीट किया गया। क्यों? बिटवीन सैंपल्स कंपेयर हो रहा है। तो बिटवीन सैंपल्स कहा जाता है कि हर एक सैंपल की सारी वैल्यू सेम है, जो मॉनिटर भेजा है उस सारे बच्चे उस मॉनिटर जैसे ही हैं। इस तरीके से इसको याद रखा हो जाता है कि भाई ये सारे मॉनिटर भेज दिया, इसके क्लास में ना सारे बच्चे इसके जैसे ही हैं, तो इस तरीके से उसका रिप्रेजेंटेटिव बनता है। तो तब इसकी कैलकुलेशन है। ये तो ही बिटवीन सैंपल्स की। विद इन की अब हर एक बंदे का अपना इंडिविजुअल लेवल था, इंडिविजुअल को उससे एवरेज से माइनस किया गया, बस ये जो हम हमेशा करते हैं। तो इसलिए ये इस तरीके से ये दोनों चार्ट याद रहते हैं कि भाई नहीं तो ये इन दोनों में कंफ्यूज होता है यार, पहले वाले को क्या करते थे, दूसरे वाले में क्या करते थे। ये कई लोग एक ही बार लिख के छोड़ देते हैं, वो करना 3 बार करना था ये भूल जाते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये भूल जाते हैं। इंपॉर्टेंस इसकी यही है कि भाई ये रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए इसको बारी बारी लिखना पड़ेगा। नहीं लिखा तो तुमने एक ही बार का रिप्रेजेंटेटिव खत्म कर दिया, इसलिए इसको 3 बार लिखा गया। जितनी बार जो वैल्यू, अगर यहाँ 4 वैल्यूज हैं सैंपल की, सैंपल कितना बड़ा है हमारे वाला पर्टिकुलर का, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है।